हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब बेटा जी, ये आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट क्लास 11 का चैप्टर का एक टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले आपने क्या करवाया था, आप ETS से जस्ट पहले क्रैब साइकिल पढ़ते हो, और क्रैब साइकिल में आपने NADH2 और FADH2 बनवाया था, करेक्ट। ये NADH2 और FADH2 को हम ETS में एंटर करवाते हैं, और ETS के अंदर जब हम इनको एंटर करवाते हैं तो हम इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जब NADH2 और FADH2 को ETS में एंटर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को हम ETS दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुमाते हैं, और एंड में ले जाके ये इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन को देते हैं, और अंत में हम बनाते हैं पानी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप ATP बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, एंड ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप सिंथेसिस करते हैं एनर्जी का, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि एक सिस्टम तैयार हो रखा है जिसके थ्रू हम इन्हीं NADH2 और FADH2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। NCERT के पॉइंट है, ये वाले सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, शुरुआत के पॉइंट। आगे इन्होंने बोला है ETS जो होता है ये मेटाबॉलिक पाथवे है बेटा जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम पास करवाते हैं। मतलब बोले तो आपने एक बंदे को दिया, दूसरा बंदा आगे देगा, वो बंदा और आगे देगा, तो इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर को। ठीक है, बंदा है कैरी करके आगे भेजेगा, इसी को आप ETS दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अब ETS किधर होता है बेटा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ETS होता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ मिलेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इतना डन। ठीक, पहले आपको लोकेशन याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। अब ETS के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस, 5 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड ये 5वां कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ध्यान रखना ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे है, पहले फर्स्ट है और फिर थर्ड है, और सेकंड बाद में है। ये क्यों बाद में है, इसकी हमको क्लैरिटी होगी। इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के कंपोनेंट्स क्या है। बोलो तो इन कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्टली है क्या, वो वाली बात पढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए। कॉम्प्लेक्स 1 में होता है FMN एंड NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। ये वाला पार्ट आपको नहीं याद करना। कॉम्प्लेक्स 2 जो कि नीचे था, थर्ड के नीचे, उसमें है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, या फिर हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस भी उसको बोल देते हैं। तीसरे कॉम्प्लेक्स में है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, एंड चौथे कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है बेटा जी साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर के सेंटर। एंड कॉम्प्लेक्स 5 में आता है ATP सिंथेज या फिर ATPase। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 में क्या क्या चीज़ें हैं। ये NCERT में भी है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिख रखा है। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं बेटा NCERT की लैंग्वेज। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, क्या बोल रहा है, किधर से बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है वो जगह जहाँ आपकी ETS चल रही है, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इधर की साइड में आपका मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के स्पेस को क्या बोला, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। और इसके बाहर है आपकी स्पेस, और इधर है दूसरी वाली मेम्ब्रेन। तो दो स्पेस के बीच में, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलोगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ध्यान रखना NCERT में लेबलिंग कैसे कर रखी है, इधर की साइड में मैट्रिक्स है, बीच में IMM है, और इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक, इतना क्लियर है। ओके, शुरू करते हैं। क्रैब साइकिल में क्या बनाया, NADH2 एंड FADH2। ठीक है, एक एक लाइन से क्लियर करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH2, और वो NADH2 कब बना था, क्रैब साइकिल में। कहाँ बना था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये आप जानते हैं। आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, बोले तो आप क्या करते हो, एक कॉम्प्लेक्स 1 में एक एंजाइम है दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, आपने NADH2 को तोड़ा, और जब आपने इसको तोड़ा तो आपको मिले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑब्वियस, करेक्ट ना। ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से उठा के डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के FMN को दे देंगे। ये FMN आगे देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को, FES को। ठीक है, कुछ नहीं है, जब आपने NADH2 को तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन आपने किसको दे दिए, FMN को, और FMN ने किसको दे दिए, FES को। अभी प्रोटॉन की कहानी रुक जाना 2 मिनट। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक है, ये कहानी बोली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH2 और ऑक्सीडाइज बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सीडेशन क्यों बोला भाई, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देगा, पता भी नहीं लग चलेगा, और स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ कॉज योर ऑक्सीडेशन। इतना डन। अब हम किसको देंगे,
FeS ये इलेक्ट्रॉन देता है यूबिक्विनोन को, ठीक है। यूबिक्विनोन कहाँ है, लोकेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर घुसा पड़ा है। इतना क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन TCA साइकिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना दोनों काम एनसीईआरटी ने एक साथ में बता दिए। NADH2 की कहानी और FADH2 की कहानी, ये दोनों वो एक साथ में चला रहे। जब मैं यूजुअली क्लास में समझाती हूँ ना, तो मैं NADH2 की अलग पढ़ाती हूँ, FADH2 की अलग पढ़ाती हूँ, फिर वो कंबाइन करके हम सिखा देते हैं। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पहुँचना, ठीक है, ये एक अलग कहानी है। और अब ये वाली जो लाइन है वो FADH2 की कहानी है, ये वाली कहानी NADH2 के, और ये वाली जो कहानी है FADH2। अब इसने बोला यूबिक्विनोन FADH2 से भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोले तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उठा रहा है। ये देखो कॉम्प्लेक्स 2 पे आ जाओ सीधा। अगर आपको क्रेब्स साइकिल में याद है तो एक स्टेप था जिसमें सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बन रहा था, और उसी स्टेप के अंदर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे FADH2 जो है वो टूट के FAD प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना रहा था, ठीक है। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन आप किसको दे देते हो, FES को, और FES किसको दे देता है, यूबिक्विनोन को। बोले तो यहाँ पे भी यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन उठाए NADH2 से, और यहाँ पे यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन उठाए FADH2 से। तो इसने यही बोला है, यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, और वो कब होता है, सक्सिनेट का जब ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। इतना क्लियर। दिस इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी एंड दिस इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी, दोनों कहानी अलग चल रही है, मिक्स कर दी है उन्होंने। इतना क्लियर। अब यूबिक्विनोन का मान लो एक प्रॉब्लम ही है कि यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन भी लेता है और वो रिड्यूस होता है, बढ़िया। तो यूबिक्विनोन अब बन जाता है यूबिक्विनोल, UQH2। यहाँ पे भी सेम कहानी, यूबिक्विनोन क्या बन जाएगा, UQH2, यूबिक्विनोल। इतना क्लियर है। तो द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, जिसको हमने क्या बोल दिया, यूबिक्विनोल, उसको और ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाएगा साइटोक्रोम C पे वाया साइटोक्रोम BC1। अब ये ध्यान से सुनना, ये यूबिक्विनोन ने किसको दिया, साइटोक्रोम B को, फिर B ने किसको दिया, FES को, FES ने किसको दिया, C1 को, और C1 ने किसको दिया, C को। बोलो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और यहाँ से आके इधर पहुँचा है, करेक्ट ना, सही बात बोल रही हूँ। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, अल्टीमेटली साइटोक्रोम C को। किसके थ्रू दिया बेटा जी, BC1 के थ्रू। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि साइटोक्रोम C को हमने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए किसके थ्रू, BC1 के थ्रू। ये रहा, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1। यहाँ तक क्लियर। अब साइटोक्रोम C के बारे में कुछ बातें दे रखी है, ये है साइटोक्रोम C, ये और ये अलग नहीं है बेटा जी, ये खिसक के इधर आ गए हैं। बोलो तो चलने की कैपेसिटी रखता है, मोबाइल है। किसके किसके बीच में घूम रहा है, तीसरे और चौथे के बीच में घूम रहा है। ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। है क्या, एक छोटा सा प्रोटीन है, कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे। कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे लिखा हुआ है। प्लीज़ इसको याद करना, बच्चा भूल जाता है, ठीक। अब आता है साइटोक्रोम 4। तो साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन तीसरे से उठा के चौथे में डालने हैं अब, ठीक है। साइटोक्रोम 4 को हमने क्या बोला है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसमें है क्या, A3, ये रहा A, ये रहा A3, और 2 कॉपर के सेंटर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये रहे। अब इन्होंने क्या बोला है, जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 में, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेस। तो उनको ATP सिंथेस से कपल किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। होता क्या है, ध्यान से सुनना है। तुमने अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, इसने A को दिया, इसने A3 को दिया, इसने Cu को दिया, और लास्ट में जाके हम अंत में ये इलेक्ट्रॉन नाम ऑक्सीजन को दे देते हैं। हमने अभी तक इतनी सारी पंचायती कर ली, ग्लाइकोलिसिस कर लिया, लिंक रिएक्शन कर लिया, क्रैब कर लिया, हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीजन हमने कहीं यूज़ नहीं किया था क्रैब तक। हम ऑक्सीजन यहाँ यूज़ कर रहे हैं आखिरी स्टेप पे। ऑक्सीजन का काम क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा लो, इधर मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठा लो, और ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिलके पानी बना लो। तो साइटोक्रोम 4 पे पानी बन जाता है। कर क्यों रहे हो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तुम
जब भी एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन इधर आगे भेजते हो तो अपने आप मैट्रिक्स से प्रोटॉन यहाँ पंप होते हैं। इधर से होंगे 1 वाले से, 3 वाले से होंगे, 4 वाले से होंगे, इससे नहीं होते। क्या बोला मैंने? जब इलेक्ट्रॉन आप आगे भेज रहे हो तो हमेशा प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो एक समय के बाद में ऐसा दिखेगा हमें कि यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ प्लस प्लस साइन बने हुए, और यहाँ मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो यहाँ नेगेटिव बना हुआ है। ये एक डिफरेंशियल प्रोटॉन का कंसंट्रेशन पैदा हो गया है, और इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्यों किया आपने? यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ का कम। देखो यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल बैठा है, बोले तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। ठीक है, करता क्या है इसमें? क्या होता है, धीरे धीरे ना प्रोटॉन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया मूव करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो प्रोटॉन ना इस F0 F1 से निकल के यहाँ जाते हैं। जब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं ना, तो ये वाला जो है ये घूमता है गोला, और जब ये घूमता है तो ये एक एंजाइम है ATP सिंथेज, ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बना देता है। बोले तो हमने तामझाम करा क्यों है? हमने यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी है ताकि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जाए, और जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो गोला घूमेगा, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक बार हमारा ATP सिंथेज एक्टिवेट हो गया तुमको ATP बना के देगा। ATP तो बनाना है, अल्टीमेट क्या करना है, ATP तो बनाना है, करेक्ट ना? तो इधर देखो इन्होंने क्या बोला, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन ETC दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेज। लास्ट में उनको ATP सिंथेज के साथ कपलिंग करी जाती है। ठीक है, कपलिंग बोले तो इसको इसके साथ नहीं घुसा रहे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बस वो है कि ये और वो काम साथ में चल रहा है, जब वो हो जाएगा तो साथ साथ में हम ये भी करा देंगे। ठीक है, फिर फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली है, कितने ATP मॉलिक्यूल बनाओगे वो हमेशा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था, या तो NADH2 या FADH2, तो कितने ATP बनेंगे इन दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक NADH2 जाएगा तो एक NADH2 से तुमको हमेशा 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं ATP के, और अगर एक FADH2 जाता है तो उससे आपको हमेशा 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ATP के। ऐसा क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ना NCERT ने लोचा कर रखा है। ठीक, यूजुअली मैं जब समझाती हूँ ना तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि जब ये वाला कॉम्प्लेक्स काम में आता है, मैं NADH2 की बात कर रही हूँ, जब सिर्फ NADH2 का ये चलता है ना, तो NADH2 जब इधर से इलेक्ट्रॉन भेजता है तो इससे 2 प्रोटॉन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, फिर 2 प्रोटॉन इससे आ जाते हैं और 2 प्रोटॉन इससे आ जाते हैं, तो टोटल कितने प्रोटॉन पेयर? 3 प्रोटॉन पेयर, करेक्ट ना? अब पहला प्रोटॉन पेयर यहाँ से जाएगा तो एक ATP बनता है, दूसरा प्रोटॉन पेयर यहाँ से जाएगा तो दूसरा ATP बनता है, और तीसरा प्रोटॉन पेयर यहाँ से जाएगा तो तीसरा ATP बनता है। बोले तो एक प्रोटॉन पेयर से एक ATP बनते हैं, और एक NADH2 से कितने प्रोटॉन यहाँ पंप होते हैं? 3 पेयर, तो 3 पेयर से कितने ATP बनेंगे? 3 ATP। FADH2 में देखो, FADH2 की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। FADH2 की कहानी होती है इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे। FADH2 भी सेम ही चल रहा होता है। NADH2 सुनो कहाँ से चलता है? NADH2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुए, किधर से? यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, और FADH2 के कहाँ से शुरू हुए? यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, FADH2 में सुनो, FADH2 में ये वाला कॉम्प्लेक्स काम में ही नहीं आ रहा, कहीं हम भेजा ही नहीं। तो पहले तो 2 प्रोटॉन यहाँ से निकले और 2 प्रोटॉन यहाँ से निकले, मतलब 2 प्रोटॉन पेयर है अगर तुम FADH2 के केस की बात कर रहे हो। तो ये वाला जब गया तो 1 ATP, ये वाला गया तो 2 ATP। इसका मतलब FADH2 जाता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। फिर इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन का क्या रोल है भाई? ऑक्सीजन का रोल आखिरी स्टेज पे आता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है पूरे सिस्टम से। ठीक है, यहाँ ये देखो हाइड्रोजन रिमूव कर लिया इसने, यहाँ से हाइड्रोजन भी उठा लिया, हाइड्रोजन उठा लिया, इलेक्ट्रॉन उठा लिया और पानी बन गया। ठीक है, अब 2 शब्द दे रखे हैं, एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक है रेस्पिरेशन। क्या अंतर है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन माने एनर्जी बनाना। ठीक है, फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर तुमको याद हो तो लाइट एनर्जी में, ठीक है, हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने लाइट एनर्जी यूज़ किया था प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को।
वहाँ लाइट एनर्जी यूज़ हो रही थी और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही तो कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन उठा दिए डाल दिए, प्रोटॉन उठा दिए डाल दिए, यही तो कर रहे हो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि जो ETS के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे हम ATP बना रहे हैं। किसकी हेल्प से बना रहे हैं, ATP सिंथेस की हेल्प से। फिर इन्होंने F1 F0 पार्टिकल के बारे में बात कर रखा है। अब नई बुक में देखना क्या पंगा है, इन्होंने ना इधर डायग्राम में दिखा रहा है कि जब एक प्रोटॉन पेयर इधर जाता है ना तो एक ATP बनता है। क्लियर कट है, ठीक। इन्होंने पुरानी NCERT में ये भी लिख रहा है कि फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H+ पासेज थ्रू F0 फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नई NCERT में इन्होंने 2H+ को 4H+ कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप 4H+ से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते हो तो नहीं बनती है। करें क्या, 2H+ टिक लगाया, 4H+ लगाया, कुछ भी लगा दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चैलेंज करेंगे, इधर 2H+ है, इधर 4H+ लिख बैठा है, बोलना क्या चाह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर 4H+ से करोगे तो तुम्हारा एनर्जी काउंट ढंग से नहीं बैठेगा। वैसे टेक्निकली देखें तो सही है ये, पर तुम्हें सही मत गलत से क्या करना है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट दो अलग बात बोल रहा है, ठीक है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नई किताब में 2H+ को 4H+ कर दिया है। F1 और F0 के कुछ बातें दे रखी है। F1 ये गोला वाला है, गोल इज़ F1, और ये जो 1 जैसा दिख रहा है ये F0 है, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेना कि ये जो आपका F1 है ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन पे है और इसमें ATP सिंथेसिस की साइट है। और जो F0 है ये मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, ये चैनल की तरह बिहेव करता है, तो इससे प्रोटॉन जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको कपल किया जाता है इसकी कैटालिटिक साइड से ताकि ATP बन जाए। थोड़ी लैंग्वेज की ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको, लैंग्वेज थोड़ी गंदी सी है, ठीक है। ये मैंने आपको ETS समझा दिया है, NCERT की एक लाइन मैंने इससे क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये समझ में आया। कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन ऑफ कोर्स, ठीक है। थैंक यू।